Hello everyone. Today in this video we are going to read John Donne's famous poem, or you can say John Donne's famous song, Go and Catch a Falling Star. Just as in our previous poem on his blindness written by John Milton, I told you that when any poem is not given any title by the poet, हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को उसका टाइटल मान लेते हैं. तो जॉन डन ने इस पोम को कोई टाइटल नहीं दिया था जब ये पब्लिश हुई. पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1633 में, और जो कलेक्शन जिसमें ये पब्लिश हुई थी उसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट. किसमें पब्लिश हुई थी? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. ये एक पोम्स का कलेक्शन था. जॉन डन की ये पोम्स थी. उसकी डेथ के 2 साल बाद ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था और उसमें ये सॉन्ग पहली बार पब्लिश हुआ था सॉन्ग के टाइटल के अंडर. तो बाद में लोगों ने क्या किया कि इसकी जो फर्स्ट लाइन थी उसी को इसका टाइटल बना दिया, और आजकल जो है हम इसी टाइटल से इसको जानते हैं, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. तो चलिए आज इसी पोम के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे. ये जो पोम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और आप इसे लव पोम भी कह सकते हैं. तो जॉन डन जो 1572 से 1631 तक का उनका लाइफ स्पैन है. उनकी डेथ के 2 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी. किसमें? कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट. टाइटल क्या था? ओनली सॉन्ग, और कोई टाइटल नहीं था. बाद में लोगों ने इसे ये टाइटल दे दिया. अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल में. जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट थे. मेटाफिजिकल पोइट मीन्स दो बिल्कुल अलग चीजों में एक समानता ढूंढने वाले थे, जो बहुत ही अलग होती थी दोनों चीजें, और उनके अंदर जब समानता ढूंढी जाती थी तो इस तरह के पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता था. और ये जो मेटाफिजिकल पोइट का टर्म जो था वो जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के लिए, जॉन ड्राइडन थे, उन्होंने डिक्शनरी लिखी थी और उस डिक्शनरी के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज किया था मेटाफिजिकल. किसके लिए? जॉन डन के लिए. तो इस चीज का ध्यान रखें. सबसे पहले जॉन डन को मेटाफिजिकल किसने कहा था? जॉन ड्राइडन ने. उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया कि जितने भी पोइट्स थे जो जॉन डन के इन्फ्लुएंस में आए, यानी जिनके ऊपर जॉन डन का प्रभाव था, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको एक इकट्ठा नाम दिया द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स. तो ध्यान रखिए इन चीजों को. जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स का एक तरह से फादर कह सकते हैं आप, उसका मतलब फाउंडर कह सकते हैं, क्योंकि जॉन डन ही सबसे पहला मेटाफिजिकल पोइट था. उसके बाद जिस पोइट के ऊपर असर हुआ, तो जॉन डन को सबसे पहले किसने कहा था मेटाफिजिकल पोइट? जॉन ड्राइडन ने. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनसे भी थोड़ा सा आगे बढ़े और उन्होंने जितने भी पोइट्स थे जिनके ऊपर जॉन डन का इन्फ्लुएंस था, सबको एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें एक नाम दिया द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स. क्लियर? अब बात करते हैं हमारे सॉन्ग की, कि ये जो सॉन्ग है ये किस तरह से है.
इस सॉन्ग के अंदर आपको जो राइम स्कीम है, बड़ी ही अच्छी राइम स्कीम देखने को मिलेगी। क्या है? ए बी, ए बी, सी सी और डी डी डी, ये राइम स्कीम इसके अंदर चली हुई है। आप ये देख सकते हैं क्लियरली कौन सी जो राइम स्कीम इसमें चली हुई है। तो एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पोम को पढ़ने से पहले। इसमें 3 स्टेंजाज हैं। 3 स्टेंजाज में जो पहला स्टेंजा है वो आपके सामने है, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर पोएट क्या कहता है? इसके अंदर पोएट आपको 7 इम्पॉसिबल जो टास्क हैं वो देता है। आपको लगा लो, किसी इंटरलोक्यूटर को लगा लो, यानी जिसको भी ये एड्रेस कर रहा है उसको। ओके, वो 7 इम्पॉसिबल टास्क बता रहा है कि ये 7 इम्पॉसिबल टास्क नहीं हो सकते। क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर वो कहता है सेकंड पैराग्राफ में, क्या कहता है कि अगर आप किसी ऐसे विजन के साथ पैदा हुए हो कि आप जो चीजें किसी को ना दिखाई देती हो उनको देख सकते हो, तो आप ऐसा करो, 10,000 दिन और 10,000 रात की यात्रा करो। इतनी लंबी यात्रा आप करो, इतनी लंबी यात्रा पे आप जाइए। और ये अप्रोक्सीमेट 27 साल होता है। और वो कहता है कि जब आपका जो है एक तरह से बाल सफेद हो जाए, पूरी तरह से पक जाए, बाल पक जाए आपके, सफेद हो जाए, तब आप मेरे पास आना वापस और आके मुझे बताना आपके साथ क्या क्या हुआ। उन सब बातों के साथ आप मुझे बताना कि क्या आपको एक फेयर लेडी मिली, यानी एक ऐसी लेडी मिली जो ऑनेस्ट भी है, विर्चुअस भी है, ब्यूटीफुल भी है। यानी जॉन डन कहता है कि एक ऐसी लेडी को ढूंढना जो ब्यूटीफुल भी हो और फेथफुल भी हो, वो ऐसे इम्पॉसिबल टास्क को करना इतना मुश्किल काम है, ऐसी लेडी नहीं मिलती। थर्ड स्टेंजा में वो क्या कहता है फिर, जो तीसरा स्टेंजा है, कि अगर हो सकता है आपको कोई मिल भी गई, बाई चांस आप इतना घूमोगे, इतनी सैर करोगे, इतना कुछ करोगे, तो हो सकता है आपको एक मिल भी जाए, तो जब आप मुझे आके बताओगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। हालांकि आप गए, आपको मिली, तो वो एक ये मान के चलो कि आपकी यात्रा जो है वो पिलग्रिमेज हो गई। पिलग्रिमेज क्या होती है? जब हम किसी धर्म की जगह पे, जैसे लोग मक्का मदीना जाते हैं, जैसे लोग वहां बद्रीनाथ जाते हैं कैलाश पर्वत पे, या कहीं भी, मतलब हरिद्वार लगा लो, तो वो पिलग्रिमेज होता है। तो वो कहता है कि आपकी यात्रा पिलग्रिमेज जैसी हो जाएगी अगर आप एक ऐसी औरत को ढूंढ लेते हो तो। लेकिन फिर भी मैं उसको देखने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि वो कहता है चाहे वो भले ही मेरे से अगले दरवाजे पर आपने ढूंढ ली हो, यानी बिल्कुल नियर बाय, लेकिन जब तक आप ये लेटर लिख के मुझे बताओगे तब तक तो वो 2-3 लवर्स को बदल चुकी होगी। तो ये जो है, पहले में वो कहता है ये 7 इम्पॉसिबल टास्क पहले स्टेंजे में, दूसरे स्टेंजे में 10,000 दिन और रात की यात्रा करने को कहता है, बाल सफेद हो जाए ढूंढ के दिखाओ। तीसरे में कहता है अगर मिल भी गई तो जब तक आप मुझे बताओगे वो बात, तब तक वो 2-3 फ्रेंड जो है वो बदल चुकी होगी, यानी तब तक वो फेथफुल नहीं रहेगी, वो एक तरह से बेवफा हो चुकी होगी। तो चलिए देखते हैं जॉन डन की पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। फर्स्ट स्टेंजा है ये हमारा, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जाओ और एक टूटता तारा पकड़ो। अब देखिए, टूटता तारा जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो उसमें आग लग जाती है,
और बहुत ही तेज स्पीड होती है, उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। गेट विद चाइल्ड, ए मैंड्रेट रूट। मैंड्रेट रूट ये एक हर्ब होती है, एक पौधा होता है, उसकी जड़ होती है, और इस जड़ का फिगर कुछ इस तरह से होता है, लाइक दैट। ये मान के चलें कि जैसे ये इस तरह से ये हाथ हो गए इसके, और एक सिरसा भी इसका होता है, तो कुछ इस तरह का इसका फिगर होता है, कुछ इस तरह की ये जड़ होती है। तो वो कहता है एक मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करके दिखाओ। तो पौधे की जड़ से बच्चा थोड़ी ना पैदा हो सकता है, हालांकि उसका जो फॉर्म है वो ह्यूमन बीइंग जैसी है, लेकिन उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो 2 इम्पॉसिबल टास्क हो गए। तीसरा, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। मुझे बताओ जितने भी पास्ट ईयर्स हैं, जो समय बीत गया, वो कहां है। तो कोई दिखा सकता है जो समय बीत गया कि ये रहा? इम्पॉसिबल। फोर्थ जो इम्पॉसिबल चीज है वो कहता है और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। या मुझे बताओ कि जो डेविल है उसके पैर को किसने चीरा। जैसे आप देखते होंगे, ये मान्यता है कि जो राक्षस होता है, जो डेविल होता है, उसके पैर कटे हुए होते हैं। कटे हुए कैसे? उसके जो नीचे खुर होते हैं वो इस तरह से 2 में बटे हुए होते हैं, इस तरह से, लाइक दैट। तो डन कहता है कि मुझे ये बताओ कि डेविल के पैर को किसने काटा, किसने चीरा। तो ये तो इम्पॉसिबल चीज है, मिथिकल है, सदियों से चली आ रही है। तो इसी तरह से वो कहता है खूबसूरत लेडी जो है, जो वर्चुअस खूबसूरत लेडी है, उसे ढूंढना भी एक मिथिकल बात है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। या मुझे सिखाओ कि किस तरह से मरमेड की सिंगिंग को सुना जा सकता है। अब देखिए, ये भी एक मिथ है। मिथ क्या है कि जल परियां होती हैं, मरमेड्स जल परियां। लेकिन जिसने भी, ये कहा जाता है कि जिसने भी आज तक उनका गाना सुना, वो उनके गाने से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उनकी तरफ खींचा चला गया, और उनका जो जहाज है वो चट्टानों से टकरा के टूट गया, और सब के सब नाविक जो है वो मारे गए, डूब गए, या मरमेड्स ने उनको मार दिया। तो ये भी जो है इम्पॉसिबल टास्क है। जब कोई बचा ही नहीं सुनने वाला तो सिखाएगा कौन। नेक्स्ट है और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। एनवी क्या होता है? एनवी होता है जलन, ईर्ष्या। देखिए, ये तो ह्यूमन नेचर है। जलन किसी को किसी चीज से है, किसी को किसी चीज से, किसी को किसी चीज से है। यानी एक दूसरे से हर कोई जलन महसूस करता है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो। हर इंसान किसी न किसी से जलन महसूस करता है। तो ये कहता है कि जलन जो स्टिंग करती है उससे कैसे बचा जाए, मुझे वो चीज सिखा दो। तो ये भी इम्पॉसिबल है, ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर तो बदला नहीं जा सकता। एंड फाइंड व्हाट वाइंड, इट इज नॉट विंड, इट इज वाइंड। विंड होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर, हवा जिसे कहते हैं। वाइंड होता है या तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना, इस तरह से जिगजैग वे में, जैसे नदी जाती है कभी इधर कभी उधर, लाइक दैट। या ऐसे मुड़ने का जो काम होता है वो काम। एंड फाइंड व्हाट वाइंड, वो ऐसा कोई मोड़ बता दो, ऐसा कोई काम बता दो जो क्या कर दे, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। जो काम कर दे, सर्व कर दे, क्या करने का? टू एडवांस, एडवांस करने का, यानी आगे बढ़ाने का। किसको? एक ऑनेस्ट माइंड को, यानी एक ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग को जो आगे बढ़ा दे। ऐसा कोई मोड़ बता दो, ऐसा कोई काम बता दो जो ह्यूमन बीइंग्स को
आगे बढ़ा सके। कौन से ह्यूमन बींग्स को? ईमानदार ह्यूमन बींग्स को, ऑनेस्ट माइंड्स को। जो ऑनेस्टी से काम करते हैं लोग उनको बेवकूफ मानते हैं, और लाइफ में बहुत ही कम, आज के दिन तो ये आप कहीं भी देख लें, जो ऑनेस्ट है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसको प्रोग्रेस दुनिया करने ही नहीं देती जो ऑनेस्टी से चलता है। तो ऑनेस्ट माइंड को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ऐसा कोई काम बता दो। तो ये जो है सारे के सारे, ये लास्ट की 3 लाइंस में एक टास्क है। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से 7 टास्क हमारे पास हो गए। तो इन 7 टास्क को ध्यान में रखिए। पहला क्या है? स्टार को पकड़ने का, कैच ए फॉलिंग स्टार। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है जो मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करने वाली बात। तीसरी बात उसने कही जो पास्ट ईयर्स हैं वो मुझे बता दो कहां हैं। चौथी बात उसने कही कि जो डेविल का फुट है वो किसने चीर दिया, मुझे वो बता दो। पांचवी वो कहता है कि मुझे आप मरमेड्स जो हैं उनकी सिंगिंग कैसे सुने वो सिखा दो। सिक्स्थ वो कहता है कि जलन की भावना से किस तरह से बचा जाए, मुझे वो तरीका बता दो। या 7th इम्पॉसिबल टास्क क्या कहता है कि मुझे वो तरीका, वो काम बता दो जिस काम से, जिस चीज से ऑनेस्ट माइंड को, ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो 7 इम्पॉसिबल चीजें हैं ये इसमें फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जॉन डन कहता है। तो इन 7 को आप ध्यान रखें। इनमें से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5th इम्पॉसिबल टास्क कौन सा है, 4th इम्पॉसिबल टास्क कौन सा है, 1st कौन सा है, 7th कौन सा है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखें, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें। और अब हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा कि सेकंड स्टेंजा में किस तरह से वो एक ह्यूमन बीइंग को, एक ऐसे इंसान को यात्रा पे जाने की बात कहता है जो ऐसी चीजों को देख सकता है कि जिनको देखना इम्पॉसिबल हो। तो लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा। तो देखिए सेकंड स्टेंजा में पोएट जॉन डन क्या कहते हैं? इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अगर तुम पैदा हुए हो विचित्र विजन के साथ, यानी तुम देख सकते हो विचित्र चीजों को, थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीजें जिनको आम ह्यूमन बीइंग्स नहीं देख सकते, अगर आप में ऐसा गुण है तो राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो आप क्या करें? आप सवारी करें, घुड़सवारी। पहले तो राइडिंग ये होती थी, घुड़सवारी होती थी। तो ये जर्नी से इसका अर्थ है कि आप एक जर्नी पे चले जाएं, आप राइड करें, घोड़े की पीठ पर बैठकर आप जाते जाएं। कितने दिनों तक? 10,000 डेज एंड नाइट्स, यानी दिन रात 10,000 दिनों और 10,000 रातों तक आप घोड़े पर बैठकर घूमते रहें। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक उम्र के ढलने के कारण, यानी इस उम्र तक जब आप आ जाओ कि आपके सिर के ऊपर बाल सफेद हो जाएं, यू गॉट व्हेन यू गेट ग्रे हेयर ऑन योर हेड, तो तब तक आप जो है घूमते रहो। व्हाइट हेयर ऑन दी मीन्स यू, दाउ यू, व्हेन दाउ रिटर्नस्ट, जब तुम लौटोगे, विल टेल मी, तो तुम मुझे बताओगे। क्या बताओगे? वो आगे कहता है ऑल स्ट्रेंज वंडर्स बिफेल दी, वो सारे स्ट्रेंज वंडर्स, वो सारी विचित्र बातें, बिफेल, बिफाल, बिफेल, बिफेल, जो हुई तुम्हारे साथ, यानी जो घटनाएं घटी, जो विचित्र घटनाएं घटी, जो विचित्र
वंडर्स, हैरानी की बातें जो हुई तुम्हारे साथ, वो सारी तुम आके मुझे बताओगे। एंड स्वेयर, और कसम खाता हूं, नो वेयर, कहीं भी नहीं, लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर। तो तुम क्या कहोगे कि मैं कसम खाता हूं कि कहीं भी एक ऐसी औरत नहीं रहती जो ट्रू हो, सच्ची हो, फेयर यहां ब्यूटीफुल से अर्थ है, यानी सुंदर हो, यानी एक सच्ची और सुंदर औरत कहीं नहीं रहती। आप ये बात कहोगे, दो बातें कहोगे। क्या? पहली, जो स्ट्रेंज वंडर्स आपके साथ हुए वो मुझे बताओगे, जो जो बातें आपके साथ हुई, जो विचित्र घटनाएं घटी, वो सब आके आप मुझे बताओगे। दूसरी, आप कहोगे कि कसम खा के कहता हूं कि कहीं भी नहीं, नोवेयर, कहीं नहीं रहती है एक ऐसी औरत जो सच्ची और ब्यूटीफुल हो। अब थर्ड स्टेंजा के अंदर वो क्या कहता है कि अगर बाई चांस आपको एक ऐसी औरत मिल भी गई तो आपकी यात्रा पिलग्रिमेज के बराबर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं वहां नहीं जाऊंगा, चाहे वो मुझसे अगले दरवाजे पे ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो, यानी वो ये नहीं कहता कि अगर मैं जाऊंगा, वो कहता है कि जब तक तुम मुझे ये लिख के बताओगे, पत्र लिख के मुझे बताओगे कि मैंने ऐसी औरत ढूंढ ली है, तब तक तो वो 2-3 फ्रेंड्स बदल चुकी होगी, यानी वो बेवफा बन चुकी होगी। तो लेट्स सी थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में पोइट क्या कहता है, क्या बात करता है, चलिए अब वो देखते हैं। इन दिस थर्ड स्टेंजा ही सेज, इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, यदि तुम्हें एक मिल भी जाती है, यदि तुम एक ढूंढ भी लेते हो ऐसी औरत जो फेयर भी है और ट्रू भी है, लेट मी नो, तो मुझे बताना। सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, ध्यान दें वर के ऊपर, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट। वर हम यूज करते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, जब हम सिंगुलर के साथ वर यूज करते हैं तो वो इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए होता है, ना कि रियल सिचुएशंस के लिए। तो वो कहता है कि ऐसी यात्रा तो एक पिलग्रिमेज के समान हो जाएगी, येट डोंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। और ऐसी यात्रा पर मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ऐसी यात्रा होती ही नहीं है जहां आप इस तरह की चीज को ढूंढ सकें। दो एट नेक्स्ट डोर, हालांकि, चाहे वो हो अगले ही डोर पे, वी माइट मीट, हम वहां मिल सकें। यानी चाहे तुम ऐसी लेडी को अगले ही दरवाजे पे ढूंढ लो, यानी बहुत ही नियर बाय आप ऐसी औरत को ढूंढ लो जहां हम मिल सकें, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। दो शी वर ट्रू, हो सकता है, इमेजिनरी सिचुएशन फिर से, हो सकता है वो सच्ची हो। व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले थे। हालांकि इसको यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है हालांकि ऐसा हो सकता है कि जब तुम उससे मिले थे तब वो सच्ची हो। एंड लास्ट, जब तुम आखिरी बार उससे मिले थे तब। टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम अपना ये पत्र मुझे लिखोगे। येट शी विल बी, उस समय तक वो हो चुकी होगी फॉल्स, झूठी, यानी वो चेंज हो चुकी होगी, वो बेवफा हो चुकी होगी। किस समय तक? जितनी देर में तुम मुझे पत्र लिखोगे इतनी देर में। एर आई कम, एर मीन्स बिफोर, ध्यान रखें हमने फर्स्ट पोम में भी ये वर्ड किया था।
ere half my days, ere I come, इससे पहले कि मैं आता हूं वो झूठी हो चुकी होगी। टू 2 और 3, 2 या 3 के साथ, यानी वो 2-3 लवर्स बदल चुकी होगी। एक तो इसकी सेंस ही निकलती है, एक सेंस और भी निकलती है इसकी, yet she will be false, तब तक वो चेंज हो चुकी होगी, फॉल्स हो चुकी होगी, ट्रू नहीं रही होगी। बिफोर आई कम टू 2 और 3, इससे पहले कि मैं काउंट करता हूं 2 या 3, यानी 1 2 3, इतनी देर में तो वो चेंज हो चुकी होगी। या तो आप इसकी ये सेंस लगा सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि आपने चाहे वो नेक्स्ट डोर पे ही ढूंढ ली हो, वहां मिल सकते हैं, लेकिन जब तक तुम पत्र लिख के मुझे बताओगे इतनी देर में तो वो बदल चुकी होगी, यानी बहुत ही जल्दी से। और दूसरी सेंस आप इसकी ये भी लगा सकते हैं कि सी हैड अफेयर्स विद 2 और 3 ह्यूमन बींग्स, अदर मेल्स। तो ये जो है पूरी की पूरी डन की पोम है। इसको आप तीनों स्टेंजाज को ध्यान में रखें। फर्स्ट जो स्टेंजा है इंपॉर्टेंट है, 7 टास्क हैं, 7 टास्क हैं। फर्स्ट टास्क किसका है? फर्स्ट टास्क है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, स्टार वाला, स्टार को पकड़ना। दूसरा टास्क किस चीज का है? दूसरा टास्क है मैंड्रिक रूट वाला। तीसरा टास्क किस चीज का है? पास्ट ईयर्स का, पास्ट ईयर्स का। चौथा टास्क किसका है? डेविल्स फुट का। और पांचवा टास्क किस चीज का है? सिंगिंग का। किसकी सिंगिंग? मरमेड्स की सिंगिंग। छठा टास्क किसका है? एनवी का, जलन का, ईर्ष्या का। और सातवां टास्क किसका कहता है? ऑनेस्ट माइंड को प्रोग्रेस करने का, ऑनेस्टी को प्रोग्रेस दिलाने का। तो ये सातों टास्क आप ध्यान रखें। सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो वो कहता है कि अगर आपका विजन ऐसा है कि आप छुपी हुई चीजों को भी देख सकते हो, जो इनविजिबल चीजें हैं उनको देख सकते हो, तो आप एक राइड पे जाइए। कितने दिन तक राइड पे जाइए? 10,000 डेज एंड नाइट्स। और फिर कहता है आप जब वापस आओगे तब तक आपके बाल सफेद हो चुके होंगे और आपके साथ जो कुछ घटा होगा आप वो सारी घटनाएं मुझे बताओगे, और फिर आप कहोगे कसम खा के कि कहीं भी एक ऐसी ट्रू और फेयर लेडी नहीं मिली। थर्ड जो स्टेंजा है उसमें वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें मिल भी जाती है तो तुम्हारी यात्रा एक पिलग्रिमेज के समान हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, कहां? उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। चाहे हम मिलें अगले ही दरवाजे पे, यानी नियर बाई, आसपास में ही, यानी चाहे तुमने उसे आसपास ही ढूंढ लिया हो और मैं उससे मिल सकता हूं वहां पे, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है जब तुम उससे पहले बार मिले थे तो वो सच्ची थी, लेकिन जब तक तुम ये लेटर लिखोगे तब तक वो बदल चुकी होगी, सच्ची से किसमें? फॉल्स में, झूठी में। और वो अफेयर कर चुकी होगी 2 या 3 आदमियों के साथ मेरे आने से पहले, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। ये जो पोम है, एक चीज का ध्यान रखें कि जॉन डन की लाइफ के 3 फेजेस चलते हैं। फर्स्ट फेज जब वो युवा थे, 20 साल की एज तक आप लगा के चलें, कॉलेज टाइम में थे, फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह करना, इस तरह एक जो लड़कपन वाली बात है। और ये पोम उसी एज में लिखी गई है। उसके बाद फिर वो शादी हुई उनकी, उनको अपनी बिलवड मिली, और उसके बाद जो है उनकी पोएट्री कंप्लीटली चेंज हो गई। फिर बाद में वो चर्च से भी जुड़े, वाइफ की डेथ हो गई,
तो फिर से उनकी पोएट्री में बदलाव आया था। तो ये जो है उनके अर्ली स्टेज से बिलोंग करती है ये पोम। तो इसमें जो है आप ये ना देखें कि कितना महान पोएट लेडीज के बारे में ऐसी राय कैसे बना सकता है, आप जस्ट पोएम की खूबसूरती को देखें। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज press the like button, subscribe my channel, it's free of cost, so that you may get latest notification of upcoming videos. Thanks for watching. See you again in the next video. Till then, bye bye. Have a nice time.